हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और उसमें जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो आज हम लोग 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 का, वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके सारे के सारे अभी तक जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, 2009 से लेकर के 2025 तक इसी चैनल पर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड किए गए हैं, ताकि आप लोग जैसे ही वीडियो आगे का इसका अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेरा गेस यही है कि आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसमें आप लोग का 35 में 35 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? ये मेरे अनुभव के आधार पर हम ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ठीक है? तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड का संख्या हम लोग ना सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग को हम बता देते हैं कि जैसे देखिए, कार्बन जो होता है, एक कार्बन अगर इसका स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो मान के चले ऐसे हम लोग बना देते हैं, ठीक है? ये कार्बन हो गया और इसका स्ट्रक्चर्स इस प्रकार से होता है, ठीक है? तो आप अपने से बताइए कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? देख लीजिए, इसमें सिंगल बॉन्डों की संख्या अगर देखा जाए तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, कितने हो गए? 4। तो सिंगल बॉन्डों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन कौन सा इसका हो जाएगा? ऑप्शन ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है। तो कितना आया था? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है? ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 2 पर चलते हैं। देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क है, ठीक है? देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में देगा तो आप लोग इसको ना प्रयास कीजिएगा कि पहले दूसरा क्वेश्चन करें फिर उसके बाद करें। देखिए, इसका ऑप्शन में है मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट और इनमें से सभी। देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क ना हम बताते हैं कि जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, ठीक है, कार्बन प्रतिशत कम होता है और लोहा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, मुख्य अयस्क है, ठीक है? लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिए, जो हेमाटाइट होता है, ठीक है ना, इससे सबसे ज़्यादा लोहा को प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अयस्क कहा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा प्रतिशत के हिसाब से किस में होता है, मैग्नेटाइट में होता है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, मुख्य अयस्क भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शन ज़्यादातर चांस ना मुख्य अयस्क का बनते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग कोई इनमें से ना चुनाव नहीं कर पाते हैं कि किसको हम लोग सही करें, ठीक है? फिर इसके बाद सिडराइट है, सिडराइट से भी लोहे को क्या किया जाता है, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं और एक ऑप्शन से क्या, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है? तो देखिए, मुख्य में कभी-कभी क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हेमाटाइट से, तो इसलिए इसका आंसर दे दिया जाता है हेमाटाइट, ठीक है? लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है? अगर ऐसा दे तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। तीनों सही होगा, इसलिए ना आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, ठीक है? देखिए, जैसे मान के चलिए ना, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग कई प्रकार के भोजन को अगर खा लेते हैं, तो हमारे पेट में जो अम्ल की मात्रा होती है, वो काफ़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है? जिससे हम लोग का पीएच मान जो होता है, वो क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है? और आप लोग भी जानते हैं कि हमारे अमाशय में कौन-सा अम्ल होता है, HCl होता है, ठीक है? तो ये HCl की मात्रा का जो पीएच मान होता है, ये क्या होता है, ये लगभग ना ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो इसको कम करने के लिए, अर्थात इसको नियंत्रण करने के लिए, 1 तक लाने के लिए, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि HCl अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है? तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ना क्षार खाते हैं। क्या खाते हैं? क्षार, यानी वैसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, क्षार होते हैं, वैसे पदार्थों का सेवन करके हम लोग इसके चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है ना? यानी बढ़ते हुए अम्ल को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो कह रहे हैं कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं?
प्रत्यम्ल। देखिए ऑप्शन में दिया प्रत्यम्ल दिया है, पीणाहारी दिया है, ज्वारनाशी दिया है, प्रतिजैविक दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर कौन सा करेंगे? प्रत्यम्ल। ठीक है, प्रत्यम्ल एक बेस होता है, जैसे ही हम लोग इसको खाते हैं ये हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रत्यम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना चलते हैं 4 पर। देखिए 4 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं। ठीक है, कितना से कह रहे हैं? 3 से लेकर के 10। जलांशित होकर कहने का मतलब यह है कि देखिए जब उसको ना, जैसे मान के चलिए ये C12 H22, ठीक है, O11 की अभिक्रिया अगर हम लोग जल से करते हैं, ठीक है, यानी इसको जलांशित करते हैं तो 2 चीज़ बनता है, एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करते हैं और वह 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड प्रदान करते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं, जैसे दिया ऑप्शन में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। एक और बात बता देते हैं, देखिए 2 से 9 मोनोसैकेराइड की बात करें या फिर 3 से लेके, ठीक है, जो अभी कहा है 10, ठीक है, इसकी बात करें या फिर 2 से लेके 10 की बात करें, ठीक है, तो ये सब आते हैं ओलिगोसैकेराइड में। किस में आते हैं? ओलिगो में। ठीक है, अगर वहीं अगर 10 से अधिक आता, 10 से कितना कहता? अधिक आता, तो ये सब चले जाते किस में? पॉलीसैकेराइड में। ये सब इसमें आ जाते, ठीक है, पॉलीसैकेराइड में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है? कितना? 3 से लेकर 10। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? देखिए अमोनिया एक क्षार होता है, ठीक है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला। तो ये सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप लोग जानते हैं कि अमोनिया अगर क्षार है और ये आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो देखिए क्षार लाल को किस में बदलता है? नीला में, और नीला जो होता है वो किस में बदलता है? लाल में। तो ये अम्ल और क्षार पर डिपेंड करता है ना। तो हम लोग जान गए कि अमोनिया क्षार है, इसलिए ये लाल लिटमस पत्र को किस में बदलेगा? नीला में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में काफ़ी सारे थे, नीला थे, हरा थे, काला थे, उजला थे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नीला हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको दम बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट से, और इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से रख करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस 2026 के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये हैं ये सब रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि डेटोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेटोल जो हम लोग का होता है उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, ये कह रहे कि संक्रमणहारी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, और इनमें से सभी। तो देखिए जो डेटॉल होता है, ठीक है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर पर न कीटाणु बाहरी तरीके से क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, जो बाहरी त्वचा है हम लोग का, उस पर जो कीटाणु आ जाते हैं तो उनको मारने का ये क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रतिरोधी के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। तो डेटॉल का उपयोग कब किया जाता है? जब हमारे शरीर के त्वचा पर काफ़ी सारे क्या आ जाते हैं? कीटाणु आ जाते हैं, तो उनको यह मारने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग का है एल्कोहल बनने में एल्कीन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? देखिए एल्कोहल अगर बनाना है तो उसमें OH आएगा। क्या आएगा? OH आएगा। अब जैसे मान के चलिए ये है C2H5Cl, एक कोई हैलाइड है। ठीक है, अब इसको एल्कोहल बनाना है तो क्लोरीन को क्या करना है? रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? OH वाले ग्रुप का कोई भी कंपाउंड होता है उससे अभिक्रिया कराते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग का इसके लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और क्लोरो ग्रुप। तो हम लोग का इन सारे चीज़ों में कौन सा आंसर हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से
एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? ठीक है, देखिए एल्कोहल का होता है चाहे हाइड्रोक्सी का होता है, ठीक है, तो उन दोनों का क्या होता है? OH होता है, ठीक है। चलिए हम बाकी ऑप्शनों को बता देते हैं। देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है, ये एल्डिहाइड का है क्रियाशील मूलक, ये एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है, ये कीटोन क्रियाशील मूलक है, और ये क्या है हम लोग का? एल्कोहल है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ना। बहुत आसान आसान इसमें क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। देखिए अगला करें कि उजला और पीला फास्फोरस है, ठीक है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो आप लोग को बता देते हैं कि देखिए ऑप्शन दिए अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है और समन्यूट्रॉनिक है, ठीक है। तो देखिए उजला और पीला जो दोनों फास्फोरस है एक दूसरे के क्या है? अपरूप है, ठीक है। यानी ऐसा कह दिया जाए कि उजला और पीला फास्फोरस सिर्फ एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। इनको उजला की जगह पे श्वेत या पीला फास्फोरस भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? अपरूप होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या हैं? अपरूप हैं। अगला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का संकेत N होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? O होता है, और ये दोनों P ब्लॉक के क्या है? तत्व है। और ये कौन सा तत्व है? तो अधातु तत्व है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया है धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? अधातु तत्व हैं। अगला क्वेश्चन से ब्यूना एन तथा ब्यूना एस रबर, देखिए इनसे ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टायर बनाए जाते हैं, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी की ना रबरी, इससे क्या बनाए जाते हैं? पदार्थ भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कंपनियों में बनाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम संश्लेषित रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लेषित रबर। तो ऑप्शन ए में प्राकृतिक रबर, बी में संश्लेषित रबर, सी में लेटेक्स और डी में क्या है? पॉलीथीन। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संश्लेषित रबर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एक परमाणिक है, ठीक है। एक परमाणिक, देखिए ना जितने भी प्रकार के ये क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस होते हैं, उन्हीं को हम लोग ना एक परमाणिक गैस बोलते हैं, ठीक है। जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एक परमाणिक गैस होते हैं। तो इनमें से अक्रिय गैस कौन सा है? देख लीजिए, ये क्लोरीन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है? तो देखिए ये ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले से भी जानते हैं कि एक फैराड जो होता है वो कितने कूलम के बराबर होता है? तो लगभग 96,500 कूलम। देखिए ये प्रीवियस ईयर में कई बार आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ये फिजिक्स में भी काफ़ी बार पूछता है, ठीक है। और ये जो होता है वो कितना में होता है? लगभग में होता है, ठीक है। लगभग में आप लोग बताइएगा इसको। तो जो एक फैराड होता है वो कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500 कूलम। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए 96,550 है, 96,500 है, 19,000 है और 95,500। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 96,500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं सुक्रोज का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए सुक्रोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसको ना हम लोग साधारण भाषा में चीनी भी कह देते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C12H22O11 होता है, ठीक है। इसके ऑप्शंस में कौन से हो जाएंगे? देखिए ऑप्शन बी में यही दिया है, ठीक है, C12H22O11। ये तो जनरल चीज़ है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, हवा कहने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको भर्जन कहते हैं कि प्रगलन कहते हैं कि निस्तापन कहते हैं कि इनमें से सभी? तो देखिए उसको हम लोग ना भर्जन कहते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है।
तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब इसी को सुनिए, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह देता तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहे, उपस्थिति का है ना, अधिकता में का है, हवा की यानी ऑक्सीजन की। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भर्जन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अयस्क को हवा की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 16 है, CH3, ठीक है, CH3 COOH का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, CH3 COOH का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए इसके IUPAC नाम को हम लोग ना जैसे दिया है, इसमें कितने कार्बन है, 2 है। जैसे अगर CH3 COOH को लिखे तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक है, इसको ओइक अम्ल भी बोलते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 1 2। ठीक है, तो एल्केन पर होगा एथेन प्लस, इसको हम लोग लिखते हैं सफिक्स में ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो CH3 COOH का कॉमन नाम है एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा अम्ल का हो जाएगा, ऑप्शन बी, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहे, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आवर्त सारणी का जो दूसरा आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को ना ये सारे के सारे चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ना अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिए हम बता देते हैं, पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा में 8 तत्व होते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा में कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, छठवां में होता है 32 तत्व और सातवां अपूर्ण है। सातवां क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का कौन सा पूछा है, दूसरे आवर्त की पूछा है। तो दूसरा का है चाहे तीसरा का है, उसमें कितने तत्व होते हैं, 8 ही होते हैं। तो ये सारे के सारे जो बोले हैं अभी ना इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना दूसरे के जगह पर तीसरा आवर्त भी पूछ सकता है या फिर चौथा आवर्त भी पूछ सकता है या फिर कोई भी आवर्त पूछ सकता है। तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग का दूसरा पूछा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए ओलियम का सूत्र होता है H2O7। ठीक है, H2O7 होता है। तो ये बनता कैसे है, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए H2SO4 जो है, ठीक है, इसमें जैसे ही SO3 मिलाइएगा तो गिनिए ये बनेगा H2, एक S यहाँ है एक S यहाँ है, तो ये बनेगा H2, 3 ऑक्सीजन इसमें है 4 इसमें, तो ये बन जाएगा O7। तो कौन सा चीज़ मिलाने पर कौन सा आएगा, SO3। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना, SO3 H2SO4 में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, ओलियम, जिसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, SO3 मिलाने पर ये क्या तैयार करता है, ओलियम करता है। ठीक है, ओलियम का सूत्र आप लोग को बताइए दिए, H2O7 होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहे, K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया था, ठीक है ना, जो कि आप लोग को हम बता भी दिए थे, और इसमें पूछा है इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, जैसे Fe का निकालना है तो इसको x मान ले। ठीक है, अब देखिए इधर 4 था, 4 पोटेशियम है तो क्या करेंगे, प्लस करके ना 4 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, 1 होता है। ये x हो गया, अब प्लस Cn को है 6 गो है, N2 में कितना होता है इस पर चार्ज, -1। ठीक है, तो -1 इक्वल टू में कितना करेंगे, 0, क्योंकि देखिए इस कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब इस प्रकार से जब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -6 आइए +4, तो -2 उधर जाएगा तो +2, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन का रहे हैं। 20, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉपर धातु का कर रहा है, तो देखिए कॉपर धातु का शोधन दिया है, वैद्युत अपघटनी शोधन, मंडल प्रसीकरण, वर्ण लेखिकी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉपर का मोस्टली जो
शोधन किया जाता है यानी शुद्धिकरण किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में अभी तक ना कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, वैद्युत अपघटनी शोधन। अगला क्वेश्चन है K3 एफिशिएंट 6 है एक। ठीक है, K3 एफिशिएंट 6 क्या है? तो देखिए, इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं इसको बोलते हैं उपसह संयोजक कंपाउंड। ठीक है, संयोजक। ठीक है, तो इसको जैसे दिया है कि यहाँ पर द्विक लवण होगा, द्विक लक्षण दे दिया है। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिक दिया है, अम्लीय लवण दिया है, साधारण लवण दिया है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ये। इसके जगह पे देखिए, अगर उपसह संयोजक के जगह पे अगर ना जटिल लवण भी दे देता तब वो काम चलता, समन्वय लवण दे देता तब वो काम चलता। ठीक है, क्योंकि उसकी ये अन्य नाम है, तो दिया है उपसह संयोजक यौगिक, तो यही है। ठीक है, ये यौगिक जो है उपसह संयोजक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस इसका उपसह संयोजक। ठीक है, बी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 22। देखिए, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? CH3CH2NH2 को क्या जाता है? तो देखिए, इसका जो हम लोग लिखेंगे CH3CH2NH2, इसको क्या कहा जाएगा? तो देखिए, नंबरिंग यहाँ से करते हैं, 1 1 2। ठीक है, ये एमीन होता है हम लोग का। ठीक है, और ये 2 कार्बन हो गया, तो ये एथेन का हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग ना इन चीज़ों को देखें तो देखिए, C2H5 को हम लोग ना एथिल भी बोलते हैं, जो कि ये साधारण नाम में आते हैं। ठीक है, और ये एमीन हो गया, तो उसी के हिसाब से दिया है, तो हम लोग इसको देख लेंगे। इसको एथिल क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे, इसको एमीन कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, दिया है इथाइल एमीन, दिया है प्रोपाइल एमीन, दिया है मिथाइल एमीन, दिया है अमोनिया दिया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इथाइल एमीन का है या फिर एथिल एमीन का है। ठीक है, तो CH3CH2NH2 को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, इथाइल एमीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 है। ठीक है, 23 है कि H2SO4 है एक ना, ये क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है कि एक भाषमिक अम्ल है कि एक अम्लीय भस्म है कि क्या है? द्वि अम्लीय भस्म है। देखिए, इस क्वेश्चंस को ना हम आप लोगों को कई बार बताए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, H2SO4 क्या है? डाइबेसिक है, यानी द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है NH3 में नाइट्रोजन का संकरण यानी परसंकरण क्या है? तो देखिए, इसको हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखिए, N हो गया, मान लीजिए H एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर बच गया एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसमें अभी कितना बॉन्ड बनाया था? 3। 1 2 और कितना बनाया है? 3 बनाया है। ठीक है, और एक बच गया क्या? लोन पेयर। तो देखिए, 3 हो गया बॉन्ड पेयर, 3 क्या हो गया? BP यानी बॉन्ड पेयर, और 1 हो गया लोन पेयर। ठीक है, कुल मिला के टोटल कितने बने? 4। और 4 के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, एगो S का लेते हैं और 3 गो P का लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा? sp3। तो इस प्रकार से 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के हिसाब से इसका पूरा का पूरा जो आता है 4 आता है नंबर। ठीक है, और उस नंबर के हिसाब से इसका जो होता है हम लोग का प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन, वो कितना हो जाएगा? sp3। तो ऑप्शन हम लोग का है sp3, sp2, sp_d2, sp3। तो कौन सा हो जाएगा? sp3, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हीलियम का संकेत, यानी ये सूत्र के जगह पे ना संकेत देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूत्र दे दिया है। ठीक है, देखिए, तो हीलियम का संकेत या सूत्र क्या होता है? He होता है। क्या होता है? He। और इसमें दिया ऑप्शन में He, Hi, Hm और इनमें से सभी, तो इनमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। हीलियम का क्या हो जाएगा संकेत या सूत्र? He हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए, आप लोग को बता देते हैं ना, आवर्त 1 के जो तत्व हैं उनको जैसे हम बताते हैं। देखिए, आवर्त 1 के जो तत्व है उनको हम ना क्षार धातु या क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में ए है, ऑप्शन ए में है क्षारीय धातु, बी में क्षारीय भूमि धातु और अक्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय
धातु हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर वर्ग 2 का पूछ देता तो हम लोग बोलते क्षारीय मृदा धातु, लेकिन कौन सा पूछा है, वर्ग 1। तो चलिए आप लोगों ने एक समझाते हैं बढ़िया से, देखिए जो कि बार बार पूछता है। वर्ग 1 कहेगा तो क्षार धातु या क्षारीय धातु कहिएगा, ठीक है। वर्ग 2 पूछेगा तो क्षारीय मृदा धातु कहिएगा या फिर क्षारीय भूमिज धातु कहिएगा, ठीक है। अब देखिए 13 से 18 आता है। वर्ग 13 की अगर बात करेगा तो वर्ग 13 को बोरोन फैमिली कहिएगा, ठीक है। 14 को बात करेगा तो 14 को क्या कहिएगा, कार्बन फैमिली कहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, वर्ग 15 को कहेगा तो निकोजन्स कहिएगा, क्या कहिएगा, निकोजन्स, जो कि ये पूछा भी है। वर्ग 16 को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं, ठीक है, ये भी क्या किया गया, पूछा गया, ठीक है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहता है, हाइलोजन कहा जाता है, जो कि ये भी क्या किया गया, पूछा गया है। और वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस फैमिली या उत्कृष्ट गैस या फिर निष्क्रिय गैस फैमिली भी कहा जाता है। तो ये जितने भी नाम हम बोले हैं आप लोग इन सारे चीज़ों को लिख लीजिएगा, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, यानी और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए एस ब्लॉक के तत्व लिखा है, पी ब्लॉक के तत्व लिखा है, डी ब्लॉक के तत्व लिखा है, ए ब्लॉक के तत्व लिखा है, ठीक है। तो देखिए संक्रमण तत्वों को ना डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं, या फिर संक्रमण तत्वों को रंगीन तत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो या फिर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन बल्कि सी हो जाएगा, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। यानी संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ये जो बेंजीन के ऊपर OH है, ठीक है ना, हेड पॉइंट पर, इस यौगिक का नाम क्या है। तो देखिए इस यौगिक का नाम होता है फिनोल, ठीक है। अगर ये OH ये ऑर्थो पोजीशन पर भी होता तो भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, फिनोल ही कहते हैं, ठीक है। तो इस यौगिक का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। जैसे दिया था बेंजीन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फिनोल, फिनाइल और बेंजाइल एल्कोहल। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 है, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो किसका बहुलक है। देखिए पॉलीथीन जो होता है ना, ये एथीन से बनता है। कैसे बनता है, एथीन से। देखिए जब एथीन का हम लोग बहुलीकरण कर देते हैं ना, ठीक है, तो ये बन जाता है एथीन, बल्कि ये बन जाता है पॉलीथीन, ठीक है। तो एथीन के बहुलीकरण करने से बनता है पॉलीथीन, इसलिए इसका जो हम लोग का बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, एथेन दिया है, एथीन दिया है, प्रोपीन दिया है, इथाइन दिया था, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है ना। एथीन का ही बहुलक क्या है, पॉलीथीन है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और भी आप लोग को हम बताए थे इंपॉर्टेंट करके, आप लोग फिर से लिख लीजिए। देखिए एक पूछता है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक जो रबर होता है, ठीक है, प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोपिरिन। क्या होता है, आइसोपिरिन। आप लोग ना इसको भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा है ना, आइसोपिरिन। प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर होता है क्या होता है, आइसोपिरिन होता है, ठीक है। और वहीं नियोप्रिन रबर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, क्लोरोपिरिन। क्या होता है, क्लोरोपिरिन। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूछ देगा नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6 का अगर पूछ दे, ठीक है, तो इसका होता है कैप्रोलैक्टम। क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। देखिए जितना भी इस क्वेश्चन से जुड़ा चीज़ें बताएं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र सब लोग जानते हैं, HNO3 होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, HNO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन से कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही जनरल मतलब फॉर्मूला दिया है, ठीक है। कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ऑप्शन डी 7 होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारा चीज़ है जो कि जिसका pH मान पूछता है, तो हम लोग का जो अभी पूछा है उसी का हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो शुद्ध जल का पूछा है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल
एकत्र नहीं की जा सकती, यानी जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। ठीक है, तो देखिए O2 है, H2S है, SO2 है और N2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ना नहीं की जा सकने वाली कौन सी गैस है, तो यहाँ पर देखिए O2 घुल जाता है। O2 निम्नलिखित में कौन सी गैस जल एकत्र नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये O2 दिया है, H2S दिया है, SO2 दिया है, N2 दिया है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में ना हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, SO2। ठीक है, देखिए ये जो SO2 है ना, ये मोस्ट सोलूबल इन क्या है, वाटर है। ठीक है, ये वाटर में अगर हम लोग का ना डिजल्व हो जाता है तो ये जल के सरफेस पर एकत्रित नहीं हो पाता है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट सोलूबल यही, ये भी सोलूबल है, ये भी सोलूबल है, ये भी, लेकिन इनके तुलना में ये क्या है, कम सोलूबल है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसका ऑप्शन क्या है, सी, जो कि ना मोस्ट सोलूबल होने के कारण ये जल पर एकत्रित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का PCl5 है। देखिए PCl5 जो होता है ना, एक ऑक्सीकारक के जैसा कार्य करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीकारक के जैसा ना, ये कोई भी चीज़ को ना ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये हम लोग का ऑप्शंस में दिया है ऑक्सीकारक, अकारक, ऑक्सीकारक, अकारक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये सब ऑप्शंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये ऑक्सीकारक के जैसा क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए हम आप लोग को बताए थे सल्फ्यूरिक अम्ल का, अमोनिया का, अमोनिया को बताए थे कि कौन से विधि से किया जाता है, हैबर विधि से। ठीक है, उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर बात करते हैं H2SO4 का, तो इसको लिखते हैं संपर्क विधि। क्या लिखते हैं, संपर्क विधि। तो तीनों विधि लिख लीजिए। ठीक है, अगर NH3 यानी अमोनिया की बात करेगा तो कौन सा विधि हो जाएगा, हैबर विधि। ठीक है, अगर हम लोग का नाइट्रिक अम्ल की बात करेगा HNO3, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, और H2SO4 की अगर बात करेगा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा संपर्क विधि। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं, जिनमें से ये नाइट्रिक अम्ल का पूछा है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम लोग का इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। ठीक है, ज्वर का मतलब बुखार। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी दिया ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्यम्ल, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बुखार में ताप को कम करता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। तो बुखार के लिए यानी ज्वर के लिए ना जो उपयोगी दवा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वरनाशी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए 2019 में ये जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आप लोग को हम बताए हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से 2026 एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनके लिए। तो आप लोग को हम ये सारी चीज़ें बता देते हैं कि देखिए अभी तक जितने भी इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक जितना भी प्रकार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप लोग का, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, ताकि आप लोग का इस प्रकार का जो बोर्ड है 2026 में देने वाले एग्जाम है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग का 35 में 35 आ पाए। ठीक है, तो अब हम लोग ना 2019 के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक 2020 पर। तो देखिए 2019 क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर के थे वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री क्लास 12 का। तो देखिए 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि 35 में 35 मार्क्स आप लोग आसानी से ले आ पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना 2020 के प्रश्न 1 पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एल के नल, ठीक है, एल के नल का मतलब ये एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। देखिए नल आ गया तो ये सफिक्स क्या आता है, एल्डिहाइड का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एल के नल का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक बार जेई मेंस में भी सवाल पूछा था। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि देखिए एल के नल एल्डिहाइड होता है तो उसमें ग्रुप क्या पाया जाता है, CHO, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एक और सूत्र होता है, जैसे देखिए एक सूत्र होता है CH3, ओ ऐसा कर लीजिए। ठीक है, CnH2n
आप +1 CHO, देखिए ये पहला सूत्र है, ठीक है। और दूसरा सूत्र होता है CnH2n केवल, ठीक है, O होता है CnH2nO। ये जो सूत्र है ये भी एल्डिहाइड का और ये भी क्या है, एल्डिहाइड का है, ठीक है, जिसको हम लोग ना एल्केनॉल भी कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यही है CnH2nO, ठीक है, ये किसका सूत्र है, एल्केनॉल का है। और ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। और एक और सूत्र जो लिखे थे CnH2n+1CHO, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। देखिए एमिनो अम्ल में दो चीज पाया जाता है, ठीक है, एक NH2 पाया जाता है, एक COOH पाया जाता है, ठीक है। ये ग्रुप रहेगा तो ही जाकर के वो क्या होगा, एमिनो अम्ल। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए NH2 हो गया, CH2 हो गया और COOH हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा कंपाउंड आपको कोई देखने को मिलता है तो समझिएगा कोई क्या है, एमिनो अम्ल है, ठीक है। और इसको हम लोग ज्विटर आयन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उसको ज्विटर आयन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, OH नहीं होगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो NH2 हो जाएगा, CO भी नहीं होगा और CHO भी नहीं होगा, ठीक है। तो एमिनो अम्ल में COOH के अलावा कौन सा ग्रुप होता है, तो NH2 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। अभिक्रिया में जो N2+3H2 से क्या बना है, 2NH3 बना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, अभिक्रिया में N2+3H2 से क्या बना है, 2NH3 बना है। देखिए इस प्रकार से ना, ये इसको हम लोग हैबर विधि भी बोलते हैं, ठीक है। ये हैबर विधि द्वारा ही क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन में है अमोनिया NH3 का उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में है अमोनिया NH3 का उत्पादन घट जाता है। ऑप्शन सी में दिया है कि अमोनिया NH3 के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको बताते हैं, ठीक है, देखिए ये साम्यावस्था के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये साम्यावस्था पर न ताप और दाब दोनों का क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए उष्मा जो है ये क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से Q कैलोरी जो है उसमें क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। इसलिए ये ताप बैलेंस करने के लिए ना अभिक्रिया इसकी किस दिशा में होगी, पक्ष दिशा में होगी, ठीक है। अभिक्रिया इसकी किस दिशा में होने लगेगी, पक्ष दिशा में होने लगी। आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया आगे की ओर नहीं होगी बल्कि किधर होगी, पीछे की ओर होगी, ठीक है, पक्ष दिशा में होगी। इसलिए इसका जो उत्पादन का दर होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अमोनिया NH3 का उत्पादन दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है कि बेंजीन का अणु सूत्र। देखिए दो इससे से क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है बेंजीन का सरल सूत्र पूछता है, ठीक है। और सरल सूत्र में ना इसको लिख दीजिएगा आप CH, क्योंकि जो अणु सूत्र है इसका C6H6 होता है, ये दोनों कॉमन हो जाते हैं तो बचता है CH, ठीक है। तो सरल सूत्र बेंजीन का पूछेगा तो CH और अणु सूत्र पूछेगा तो C6H6 बोलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, C6H5 है, C6H6 है और ये है, ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन है, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। तो देखिए मिथॉक्सी मीथेन का हम सूत्र लिख देते हैं, देखिए CH3O और CH3 कर दे। देखिए ये OCH3 क्या हो गया, मिथॉक्सी हो गया, और एक कार्बन है नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ पर, तो ये मीथेन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, रिप्रेजेंट मीथेन को करेगा। तो इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, C2 ये नहीं होगा, CH3CO CH3 भी नहीं होगा, C2H5O CH3 भी नहीं होगा और C2H5CO ये भी नहीं होगा। अर्थात इसका जो आंसर है ये तो दिया ही नहीं है। अच्छा देखिए एक मिस्टेक टाइप का इसमें दिया है, ठीक है। जो यहाँ पर CH2 लिखा है ना, आप लोग इसको ना CH3 बना दीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक दे दिया है टाइपिंग में, OCH3। देखिए ऑप्शन ए में ऐसा मिलता जुलता है, बस यहाँ पर CH2 किया है तो आप लोग क्या करिएगा, CH3 कर दीजिएगा ना, और इसका ऑप्शन ए सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, ठीक है। अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, ठीक है। देखिए
इसमें Fe है, Zn है, Cu है और क्या है, Mg है। तो इसमें से कौन सा जो होगा वह क्या करेगा, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। देखिए इसमें से ना अगर इन तत्वों में अगर हम देखा जाए तो देखिए जो कॉपर तत्व है, ठीक है, ये हाइड्रोजन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। ठीक है, कॉपर जो होता है हाइड्रोजन की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उजला और पीला फास्फोरस। देखिए ये 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया था। ठीक है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स जो कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग का 35 में 35 क्वेश्चंस आसानी से आ पाए। ठीक है, देखिए उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, एक दूसरे का अप्रूप होता है, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अप्रूव कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है Na3Cr का होल ट्राइस। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, क्रोमियम के उप सहसंयोजक संख्या की बात करते हैं। देखिए C2O4 जो है एक बाइडेंटल लिगेंड है, बाइडेंटल का मतलब द्विदंती लिगेंड है। ठीक है, और उप सहसंयोजक संख्या कैसे निकले, जितना ये नंबर में होते हैं उसमें 2 से गुणा हो जाते हैं। तो ये 3 है तो 3 गुणे कर दीजिए 2, बाइडेंटेड है तो ये कितना आ जाएगा 6। तो इसका जो उप सहसंयोजक संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, वात्य भट्टी जो है हम लोग का, उसमें किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो देखिए वात्य भट्टी न लोहा का होता है। ठीक है, यानी लोहे के लिए ये बनाया हुआ होता है। ठीक है, और इसमें लोहे के ऑक्साइड को ही क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में देखा जाता है आयरन का ऑक्साइड दिया है, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, सोडियम। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी आयरन के ऑक्साइड का है चाहे लोहे के ऑक्साइड का है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणुसंख्य गुण है। ठीक है, देखिए अणुसंख्य गुणधर्म 4 होते हैं। ठीक है, आप लोग को बताए थे, जैसे पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम पूरा का पूरा बताए थे। 4 में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कौन कौन था। ठीक है, देखिए पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कर दीजिएगा, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन कर दीजिएगा, तीसरा हम लोग का हिमांक का अवनमन कर दीजिएगा और चौथा परासरण दाब कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें तो देखिए परासरण है, पृष्ठ तनाव है, चलकता है और दाब। तो यहाँ पर परासरण आप लोग दाब लिख दीजिएगा। ठीक है, और यही ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सिरका जो होता है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अम्ल है। ठीक है, और इसको हम लोग ना एसिटिक अम्ल के द्वारा क्या करते बनाए जाते हैं। ठीक, तो सिरका में कौन सा अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है हम लोग का CH3COOH। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये है। ठीक है, CH3COOH, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रावादार ठोस है। ठीक है, रावादार ठोस है, हीरा दिया है, कांच दिया है, रबड़ दिया है, इनमें से सभी दिया है। ठीक है, तो देखिए रावादार कहने का मतलब ना क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा हो जाएगा, तो चलिए देख लीजिए, इसको हम बता देते हैं कि कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शंस हम लोग के इस प्रकार से दिए गए हैं, हीरा दिया है, कांच दिया है, रबड़ दिया है, इनमें से सभी। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, काफ़ी पीछे भी आया है कई बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, रेदार ठोस किसको हम लोग बोलते हैं, हीरा को। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 13, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। ठीक है, प्रबलतम भस्म देखिए आप लोग इसको 1 मिनट के लिए देखिएगा तो सब में क्या है, एमीन के ग्रुप दिया गया है। ठीक है, तो हम आप लोग को बता देते हैं एक कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से आप लोग हमेशा ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए अगर NH2 है तो ये 1 डिग्री का एमीन है, कितना डिग्री का है, 1 डिग्री का। ठीक है, और NH है तो ये 2 डिग्री का एमीन है। ठीक है, और N है तो ये कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का एमीन है। ठीक है, और प्रबलतम भस्म के लिए सबसे पहले आता है क्या, NH, सबसे पहले क्या आएगा, NH यानी 2 डिग्री का, फिर आएगा 1 डिग्री का NH2। ठीक है, और फिर आएगा N यानी 3 डिग्री का, यानी आप इसका क्रम भस्म का अगर लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है,
पहले सबसे पहले 2 डिग्री का यानी NH वाला, फिर 1 डिग्री का यानी NH2 वाला, और फिर क्या 3 डिग्री का यानी N वाला। ठीक है, तो आप इसके ऑप्शन में देख लीजिए कि 2 डिग्री यानी NH वाला किसमें सबसे पहले है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है, तो NH3 में तो है ही नहीं है, NH2 में 1 डिग्री है, N में 3 डिग्री है, और इसमें देखिए 2 डिग्री है। कितना है 2 डिग्री, NH क्या है 2 डिग्री, तो सबसे प्रबलतम क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1 डिग्री या फिर 3 डिग्री ना, पहले 2 डिग्री का आना चाहिए यानी NH आना चाहिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा C। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इस पर काफ़ी सारा क्वेश्चंस बनाया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन कौन से सही थे हम लोग का, ऑप्शन C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों। ठीक है, देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का न कारण भी है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में वहाँ हवा ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ ताप कम होता है, ये सब गलत है, वहाँ दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी तो ये सब चीज़ें ना नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी ATM इसको हम लोग बोलते हैं, ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का सही। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीट कर चुका है उसमें ओलियम में पूछा था कि कैसे बनता है, तो वो SO3 मिलाने से बनता था। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट पूछा है कि ओलियम का सूत्र क्या है, तो आप लोग को बताए थे क्या था, H2O7। तो पीछे कहीं क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, काफ़ी सारे रिपीट किए गए, तो इसका ऑप्शन है डी में, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या हो जाएगा H2O7, यही ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरवेदार ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, बेरवेदार ठोस पदार्थ हैं। देखिए बेरवेदार करने का मतलब अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया इनमें से सभी हीरा, कांच और ग्रेफाइट, तो बेरवेदार कहने का मतलब क्या है, जिनकी अणुओं की जो अनियमितता उसमें हो। ठीक है, जो अनियमितता हो ना, यानी उनकी जो अरेंजमेंट हो वो क्या हो, डिसऑर्डर में हो। ठीक है, तो इनमें से कांच हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच ना। अब इसके जगह पर रबर भी देता है, प्लास्टिक भी देता है, तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो बेरवेदार ठोस पदार्थ कौन सा हो जाएगा, कांच हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। 17 कह रहे कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। ठीक है, तो ये सब लोग जानते हैं कि आदर्श विलयन का गुण इनमें से कौन सा है, तो देखिए ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, सही है। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, गलत है। ये और भी दोनों, ये भी गलत हो गया उसके साथ, और ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ये राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 का आ रहा है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है ना, यानी जिससे धातु प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो देखिए जिंक ब्लेड जिसका सूत्र होता है ZnS, इसमें जिंक आ ही गया। कैलेमाइन, इसका सूत्र होता है CaCO3, इसका भी आ गया। फिर जिंकाइट होता है ZnO, इसमें भी जिंक आ गया। अब बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, तो ये जिंक का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि बक्साइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ठीक है, देखिए गैल्वेनिक सेल को ना हम लोग विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, और वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। ठीक है, 3 इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो देखिए आप लोग को बताते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में एनोड दिया है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो देखिए वैद्युत अपघटनी सेल में ना एनोड प्लस होता है और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, माइनस होता है, और कैथोड क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसमें गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन क्या है, सही है। तो देखिए इसमें दिया है ए में सभी अयस्क खनिज होते हैं, बी में दिया है सभी खनिज अयस्क होते हैं, सी में दिया है सभी क्षारभस्म नहीं है, और इनमें से सभी। देखिए आप लोग को बता दें कि ये क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट किया था, तो आप लोग 10 में भी पढ़े हैं कि सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किसी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। देखिए कोई भी पदार्थ होता है वो अभिकारक के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जो क्रिया करता है। ठीक है, और वह किस पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट किया गया है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना। सक्रिय द्रव्यमान पर क्रिया करने का दर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का मान होता है वो कितना होता है। प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक कांस्टेंट मान आता है। ठीक है, के बराबर कितना आता है, 0.693 बटा में अच्छा टी हाफ, सॉरी टी हाफ बराबर 0.693 बटा में क्या आएगा, के आएगा। ठीक है, तो यही मान हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए टी हाफ का होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में दिया है 0.632, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। अर्थात इसका ये कैसे दे दिया है, टी हाफ का मान इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। सुनिए आप लोग ना इसके ऑप्शंस को लिख लीजिएगा। ठीक है, टी हाफ बराबर शायद मिस्टेक से टाइपिंग किया होगा, ये होता है 0.693 बटा में के। ठीक है, ये टी हाफ का मान होता है ना, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप लोग इसी ऑप्शन को करके सही कर लीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं तो ये भी ऑप्शंस कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिए, लेकिन इसका मान क्या होता है, सही टी हाफ का 0.693 बटा में के होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। करें कि RCOR डैश का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड या जल से कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कौन सा प्राप्त होगा, प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल की। ये देखिए जैसे मान लीजिए RC, ठीक है, और जो ये R होता है ना, ये हम लोग का अगर H2O से अगर हम लोग कराते हैं एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट की उपस्थिति में, तो ये देखिए इस प्रकार से बना देता है। ठीक है, हम लोग का OH हो जाएगा। ठीक है, और ये R डैश मान लीजिए यहाँ पर कर लीजिए, और ये H कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो C होता है ये 2 R से जुड़ा होता है, और R का मतलब एल्किल ग्रुप यानी CH3, और CH3 का मतलब समझिए कार्बन। ठीक है, ये जो OH है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा है। एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, क्योंकि इसको मतलब हम लोग CH3 लिखते हैं। तो देखिए जो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है और वह कार्बन जितने से जुड़ता है वही उसका डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितने से जुड़ा है, 2 से, तो ये 2 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कीटोन का जो हम लोग अपचयन इसके द्वारा करेंगे उसके द्वारा हम लोग का सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी 2 डिग्री का एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसका आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 पर। 25 क्वेश्चन का रहे HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ना, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए HCP में ऑक्टाहेड्रल और हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल और हेक्सागोनल कहिए, या फिर मान लीजिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, 2 इसमें वर्ड्स आते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आता है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स आता है। ठीक है, और इन वर्ड्स के वजह से इसका जो लेयर होता है वो 3D में आ जाता है। किसके वजह, किस में आ जाता है, 3D में, और उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है, 12। कितनी हो जाती है, 12। तो इसका जो ऑप्शंस होगा 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। चलिए अगला क्वेश्चन है 26, कौन सर्वाधिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। ठीक है, कौन सा जो यौगिक है वो सिल्वर मिरर क्या करता है, जांच देता है। ठीक है, तो इसमें से ना ऑप्शन ए को देख लीजिए, बी को देख लीजिए, सी को भी देख लीजिए, और डी को भी देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना बहुत क्या बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे लोग ना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एक आप लोग को बताए थे कि जो सिल्वर मिरर जांच देता है
वो कौन सा देता था, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इस प्रकार से हम बताए थे कि जो कि ये सिल्वर मिरर क्या करता था, जांच देता था। उसी प्रकार से इनमें से कौन सा जो कार्बनिक यौगिक है कि क्या देता है, सिल्वर मिरर जांच देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। देखिए फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, वो कार्बनिक यौगिक जब अभिक्रिया होता है, ठीक है अभिक्रिया आप लोगों को क्लासरूम में हम बताए थे, तो उस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग का क्या मिलता था, सिल्वर मिरर जांच मिलता था। किसके द्वारा, फॉर्मिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, जो कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, तो आप लोग का इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 27 पर आते हैं। 27 कह रहे हैं कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि चीनी के घोल में, बी कह रहा है कि सोने का कोलाइडी घोल में, और सी सस्पेंशन में, और डी कह रहा है इमल्सन में। तो देखिए हम लोग का जो टिंडल प्रभाव नहीं होगा वो किस में नहीं होगा, चीनी के घोल में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कण जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, जिससे प्रकाश के कण टकरा कर टूट नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 करें, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मूलक हमेशा पूछ रहा है, सूत्र हमेशा पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है हम लोग का किसका है सूत्र, एल्कोहल का है। ये किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये किसका है, एल्डिहाइड का। और ये है कीटोन का। किसका है, सीयू किसका है, कीटोन का है। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा राइट, हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कीटोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार रिपीट किया है। ठीक है, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, और प्लस ये 4 रहता है 4, और इस पर जो चार्ज होता है CO पर कितना होता है 0, और टोटल पर चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 0। ये कई बार आया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं 30 पर। 30 कह रहा है कि परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। ठीक है, देखिए परासरण दाब को जनरली पाई या पी से सूचित करते हैं, और पाई बराबर होता है CRT। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग CRT बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दिया P बराबर CRT, ऑप्शन ए में दे दिया है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कर दीजिए, इसका सही कर दीजिए। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है, P बराबर CRT, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। फिनॉल को पहचाने। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि फिनॉल को हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाए, OH हो जाए, और नहीं तो ये क्या हो जाए, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर OH हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, या तो ऐसे देख लीजिए, तो ऐसे देख लीजिए, कौन सा इसका ऑप्शन है। तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें ये दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से है कि अर्धपरगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। ठीक है, देखिए अर्धपरगम्य झिल्ली जैसे दो हम लोग का ना बिलियन ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हम लोग का है ये झिल्ली होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इस 2 बिलियनों में, बिलियन छोड़िए ना, यहाँ पर एक हम लोग का बिलियन होता है और एक विलायक होता है। ठीक है, तो ये जो विलायक होते हैं इसी में से कण इसमें से क्या करते हैं, गमन कर पाते हैं, न कि इसमें से। ठीक है, तो यानी विलायक में से कण अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होते हैं, निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में कह रहा है कि विलय के अणु, गलत हो जाएगा, विलायक अणु। ठीक है, तो विलायक अणु कर दीजिएगा ना, जटिल लाइन ये नहीं होगा, सरल लाइन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा ना। अर्धपारगम्य झिल्ली में परासरण की क्रिया में निकल पाते का विलायक अणु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। तो देखिए ये कई बार आ चुका है, अल्डोल संघनन में ना एसिटाल्डिहाइड लेता है। इसका ऑप्शन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एसिटाल्डिहाइड कौन सा है, ऑप्शन बी एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना, एसिटाल्डिहाइड अल्डोल संघनन में भाग लेता है, नहीं तो इसको एथेनॉल भी आप लोग बोल सकते हैं। इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 34 पर।
34 कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, बहुलीकरण होती है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अधिशोषण जो होता है ना वो अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच जो मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में, इसलिए वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पर आते हैं। 35 देखिए, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक की होती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और इसके दो ऑप्शन सही है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ना। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा ना। इस क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में दे दे तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका कह रहे हैं, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं और आप ही लोग बताइएगा। देखिए इसका ट्रिक होता है उस से, ठीक है, टीपो, उससे टीपो। देखिए ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, देख लीजिए। सल्फर है, सल्फर ही हो जाएगा। ठीक है, पहले पर सल्फर है तो सल्फर हो जाएगा। सोडियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इन 5 तत्वों में ये तत्व नहीं है, केवल क्या है, सल्फर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनिलीन में पाई बंद की संख्या कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एनिलीन बनाएंगे। ठीक है, एनिलीन का देखिए इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, बेंजीन हो गया और ये डबल बॉन्ड 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर हो जाता है NH2, ये एनिलीन का सूत्र है। ठीक है, और आप लोग को हम बता देते हैं कि देखिए जो एनिलीन है ये डबल बॉन्ड से निकलता है। पाई बॉन्डों की संख्या आप लोग को एक बार बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसमें दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पहला होता है देखिए सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल, इसमें सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, और इसमें पाई बॉन्ड 0 होता है, डबल बॉन्ड में 1 होता है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 होता है। तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा ना कि जो पाई बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड में होता है, नहीं तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो एनिलीन का जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर होता है NH2 और ये एनिलीन है। ठीक है, तो गिन लीजिए डबल बॉन्ड कई गो है, 1 2 और 3। तो इसलिए इसमें पाई बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनिलीन में पाई बंधनों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना 38 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो ऑक्साइड एग्जाम्पल में भी आप लोग लिखवाए थे, क्रोमियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, MnO2 नहीं होगा, Fe3O4 भी नहीं होगा, V2O5 भी नहीं होगा। ठीक है, ये लौह चुंबकीय प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, कोई अनुचुंबकीय करता है तो कोई क्या करता है, प्रति लौह चुंबकीय करता है। ठीक है, तो इसमें से लौह चुंबकीय कौन करता है, ऑक्साइड CrO2 करता है, क्रोमियम डाई ऑक्साइड करता है। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन पर चलते हैं। CuNH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो देखिए CuNH2 ग्रुप को ना एमिडो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिडो ग्रुप। ये कई बार आप लोग को बताए भी हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एक एक बार देखने से ही याद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछ दिया है। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है, अभी अभी 2019 में हम बताए थे, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी अभिक्रिया होता है, जैसे ए से मान लीजिए बी बन रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक होता है। ठीक है, इस उत्प्रेरक का काम होता है या तो अभिक्रिया की दर को घटा देना या फिर बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा अभिक्रिया वेग कम करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो देखिए
जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है वह किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींच लेते हैं और प्रबलतम ऑक्सीकारक बन जाते हैं। तो देखिए आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सभी अधातु तत्वों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कितना होती है, 4 होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, प्रबलतम ऑक्सीकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग 2019 के भी क्वेश्चंस कर लिए और 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखें कि जितना भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि रिपीट किए गए, जो कि साल भर का ही अंतर है। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग 2009 से, ठीक है, 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चंस बैंक करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उन सारे क्वेश्चनों के अगर रिवीजन हम लोग अच्छे से कर लेते हैं और सही सही से आंसर उसका याद कर लेते हैं तो बोर्ड में जो हम लोग का 70 में 35 सब्जेक्टिव करना है, ठीक है, वो हम लोग आसानी से कर लेंगे। 35 में 35 पूरा का पूरा हम लोग टच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे के सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वही रिपीट 2026 के एग्ज़ाम में होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ना। और हम लोग भी इतने सारे चीज़ों को देख करके समझ चुके हैं कि जितने भी ये क्वेश्चंस है रिपीट हुए हैं उसके आधार पर हम लोग यही कह सकते हैं कि जो भी ये क्वेश्चंस है 70 में 35 तो रिपीट होंगे ही होंगे, जो कि हम लोग ना इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ताकि 35 में 35 नंबर ला पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम आप लोग को अगला वीडियो में 2021 क्वेश्चंस या फिर 2022 का भी मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आते हैं ताकि आप लोग उसका भी रिवीजन अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।